राम राम सभी प्यारे साथियों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता ही है, लर्नोलॉजी अड्डा रोज शाम को 5 बजे पंचायत राज व्यवस्था की जो प्रैक्टिस सेट है उसे लेकर आते हैं। आज उसी कड़ी में आज हमारा प्रैक्टिस से 27वां होने वाला है, नंबर 27 है। इस सीरीज का नाम हमारा रट्टा मार सीरीज है। हम डेली 20 क्वेश्चनों को रटते हैं, जो हमारा बीपीओ का एग्जाम होना है उसमें बहुत ही लाभकारी साबित होगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पुरानी वीडियोज नहीं देखी है तो मैं आपको आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, जैसे सबसे पहले आपको अपडेट मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने, निर्वाचन अभिकर्ता किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? मतदान अध्यक्ष के द्वारा, मतदान अधिकारी के द्वारा, निर्वाचन का उम्मीदवार के द्वारा या रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा? तो जो निर्वाचन चुनाव लड़ रहा होता है वह निर्वाचन अभिकर्ता को नियुक्त करता है अपने देख रेख के लिए कि किस प्रकार से अंदर जो मतदान स्थल है वहां पर चुनाव किस प्रकार से किया जा रहा है। कोई बेईमानी टाइप का तो कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए वो निर्वाचन अभिकर्ता को नियुक्त करता है। और जिसकी जानकारी वो जो निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर होता है उसको भी देता है। तो जो ये निर्वाचन अभिकर्ता होता है और मतदान अभिकर्ता होता है, दोनों आपने गाँव की भाषा में सुना होगा, ये फलाने के एजेंट है, जो चुनाव लड़ा है उनके एजेंट हैं। तो ये दोनों लगभग लगभग सेम होते हैं। तो इसकी जो निर्वाचन अभिकर्ता किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो जो चुनाव लड़ रहा होता है, निर्वाचन का उम्मीदवार होता है, उसके द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो सेम उसी प्रकार से निर्वाचन का जो उम्मीदवार होता है वो मतदान अभिकर्ता की भी अपने एजेंट चुनता है। कुल जैसे मतदान स्थल पे कई वार्डों के अलग अलग बूथ होते हैं, तो उन पर जो एजेंट अपने अपने उम्मीदवार रखते हैं वही मतदान अभिकर्ता और निर्वाचन अभिकर्ता होते हैं। इन दोनों को आपको अगर एजेंट को नियुक्ति करना है तो निर्वाचन अधिकारी या मतदान स्थल पे जो पीठासीन अधिकारी है उसको एक बार सूचना देना पड़ता है। उसके बाद चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा, पंचायत चुनाव में नियुक्त अधिकारियों का सही वरिष्ठतम क्रम क्या है? मतलब सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद छोटा कौन है, छोटा कौन है, छोटा कौन है। चार ऑप्शन हमारे सामने हैं, हम देख पा रहे हैं। सबसे पहला ये ऑप्शन है निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी। उसके बाद है पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी। और उसके बाद है मतदान अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी। इसके बाद ये चौथा डी है, आप देख सकते हैं। लेकिन आपने अगर पिछला जो प्रैक्टिस सेट था उसको देखा होगा तो उसमें हमने समझा था कि जो निर्वाचन अधिकारी है वो किस प्रकार से निर्वाचन अधिकारी को कौन चुनता है, उसके बाद वो सहायक निर्वाचन अधिकारी किसके द्वारा चुना जाता है, फिर पीठासीन अधिकारी किसके द्वारा चुना जाता है या नियुक्त किया जाता है, या मतदान अधिकारी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो सबसे पहले जो होता है वो मुख्य चुनाव अधिकारी होता है, जिसको राज्य सरकार या राज्यपाल चुनती है। फिर जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है वह चुनता है हर जिलों में जो वहाँ का जिला अधिकारी होता है, डीएम होता है, उसको वह चुनता है। फिर जो डीएम होता है ना, फिर वो शुरू करता है जिलों में किस प्रकार से चुनाव कराए जाएंगे उनके लिए अधिकारी। जो जिला अधिकारी होता है सबसे पहले चुनता है निर्वाचन अधिकारी को, और फिर एक उनके सहायता के लिए एक या उससे अधिक भी चुन सकता है सहायक निर्वाचन अधिकारी के। फिर उसके बाद जब ये हो जाता है, फिर निर्वाचन अधिकारी क्या करता है, इनके ऊपर तो पूरे जिले की जिम्मेदारी है दोनों पे। अब एक जिलों में कम से कम एक तो 400-500 गांव तो होते ही हैं, तो चुनते हैं पीठासीन अधिकारी। क्या चुनते हैं वो? पीठासीन अधिकारियों को चुनते हैं। और पीठासीन अधिकारी हर गांव के लिए मतदान अधिकारी को चुनते हैं। इस प्रकार से जो ए ऑप्शन में वरिष्ठतम क्रम है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, पंचायत चुनाव से संबंधित प्रतीकों की सूची संबंधी अधिसूचना कौन जारी करता है? अब किसको कौन सा चुनाव चिन्ह मिलेगा, किसको इमली मिलेगा, किसको कन्नी मिलेगा, किसको अनाज उठाता हुआ किसान या कार मिलेगा, इन सब की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो यह सब किसकी जिम्मेदारी होगी? आप अपने बुद्धि विवेक से एक बार सोच के देखिए, यह किसकी जिम्मेदारी है? तो यह जिम्मेदारी हमारी जो राज्य निर्वाचन आयोग है, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है, उनकी जिम्मेदारी है प्रतीकों का आवंटन करना, उनके बारे में अधिसूचना जारी करना। देखते हैं अगले प्रश्न को। अब इसमें है, मतदान स्थल पर नियुक्त अधिकारियों का वरिष्ठता क्रम बताइए। पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी, बीएलओ। उसके बाद दे रखा है बीएलओ। बीएलओ सबसे छोटा होता है, वो गांव में रहता है। गांव में जो प्राइमरी या माध्यमिक विद्यालय में टीचर होते हैं ना, उनको ही बीएलओ बनाया जाता है।
कि वो अपने गांव में जो भी है वोटर लिस्ट संबंधित जो भी नया अपडेट करना है, पुराना काटना है या कोई अपडेट संशोधन कराना है, तो उनसे संबंधित है बीएलओ सबसे छोटा होता है। तो ये बी तो ऐसे ही कट गया। फिर सी देखते हैं, मतदान अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, बीएलओ। फिर ये चौथा भी कट गया, सबसे पहले बीएलओ को रख के। तो आपने जब पिछला क्वेश्चन देखा होगा, इसमें क्या था, निर्वाचन अधिकारी के बाद सहायक निर्वाचन, उसके बाद पीठासीन, फिर मतदान अधिकारी। तो ये दो तो क्रम एकदम सही है, पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी। इसको हम देखते हैं, इसमें है पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी और बीएलओ सबसे गांव में ही होता है। तो इस सबसे ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी और उसके बाद बीएलओ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे सामने है, मतदान स्थल पर प्रवेश को कौन सुनिश्चित करता है। जहां पर वोटिंग पड़ रही है वहां पर कौन बताएगा कि कौन कौन एंट्री कर सकता है, कौन निर्वाचन अधिकारी बने, कौन निर्वाचन अभिकर्ता बनेगा, कौन निर्वाचन अभिकर्ता बनेगा, कौन मतदान अभिकर्ता बनेगा, ये सब किसकी जिम्मेदारी है और कौन एंट्री लेगा, कब एंट्री लेगा। तो ये मतदान अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, और चाहे जिसको वो एंट्री दे सकता है अंदर। कौन दे सकता है? मतदान अध्यक्ष दे सकता है। कौन? मतदान अध्यक्ष, जिसे हम पीठासीन अधिकारी भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से हमें असत्य कथन को पहचानना है। 4 इसमें है ABCD, उसमें से एक गलत है, उसको हमें देखना है कौन गलत है। तो मतगणना और परिणाम की घोषणा का कार्य निर्वाचन प्रक्रिया का अंतिम स्तर होता है, बिल्कुल सही है। क्योंकि जब मतगणना हो गया, परिणाम घोषित हो गया, जो पंचायत चुनाव है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर जो भी कार्य रहता है वो गांव स्तर पर समितियां बनाना अपना अलग मैटर है। निर्वाचन आयोग का कार्य खत्म हो जाता है। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के क्रम में निर्वाचन अधिकारी मतगणना की तिथि जारी करता है, यह भी बिल्कुल सही है। उसके बाद सी ऑप्शन देखते हैं, मतगणना की तिथि किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं की जा सकती है, यह बिल्कुल गलत है। अगर कोई कारणवश कोई दिक्कत आ रही है या चुनाव आयोग असमर्थ है उस दिन मतगणना करने से, तो वह जो डेट दिया गया है उसमें चेंज संशोधन कर सकती है। फिर डी देखते हैं, सामान्यतः मतगणना का कार्य विकासखंड मुख्यालय परिसर में संपादित होता है, यह भी बिल्कुल सही है। जहाँ पर विकास खंड होता है वहीं पर मतगणना होती है। अगर वहाँ पर इतना बड़ा व्यवस्था नहीं है कि बैलेट बॉक्स रखे जाएं, तो जो भी बड़ा विद्यालय, बड़ा कॉलेज होगा वहाँ का, वहाँ पर वो रखा जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, मतगणना को शांतिपूर्ण संपन्न कराने का उत्तरदायित्व किस प्राधिकारी को है। अब कौन सा प्राधिकारी होता है जिसकी जिम्मेदारी है कि मतगणना शांति से कराई जाए। तो जो सबसे बड़ा हमारे जिले का जिला अधिकारी है, जिला मजिस्ट्रेट है, उसकी जिम्मेदारी है। उसको ही जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी लखनऊ में बैठे हैं, उन्होंने ही ऑर्डर दिया है जिला मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी को कि अपने अपने जिलों में शांतिपूर्ण चुनाव कराएं, मतगणना कराएं। उसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को। मतगणना के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का आकलन और निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। जिला अधिकारी के द्वारा, जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा, पीठासीन अधिकारी के द्वारा, या जिला पुलिस प्रमुख के परामर्श से जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा। तो जो हमारा डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। जिला का जो पुलिस प्रमुख है, जो एसपी होंगे, एसपी होगा, पुलिस प्रमुख एसपी होता है उसके, और जो जिला का निर्वाचन अधिकारी है हमारे, इन दोनों की बॉन्डिंग होती है, कोलैबोरेशन होता है, इन दोनों द्वारा मतगणना के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का आकलन और निर्धारण किया जाता है। इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को। मतगणना के संबंध में सामान्य प्रक्रिया क्रमशः अपनाई जाती है। अब देखिए, जब जिस दिन मतगणना होता है, जहां पर मतगणना स्थल है, जहां पर चुनाव वोटों की गिनती होगी, वहां पर सबसे पहले क्या क्या आता है? सबसे पहले मत पेटिकाओं की जांच होती है। क्या होती है? मत पेटिकाओं की जांच होती है। जिस प्रकार से आपने अपने मतदान बूथ स्थल पर, जहाँ पर वोटिंग हुई थी हमारे गांव में, वहां पर जिस प्रकार से निर्वाचन अभिकर्ता और मतदान अभिकर्ता ने उस बैलेट बॉक्स के जो बॉक्स था उसको बंद कराया था, सील लगवाया था, वहां पर उन्होंने साइन करी थी, वही निर्वाचन अभिकर्ता और मतदान अभिकर्ता वहां वोटिंग मतगणना में भी जाएंगे और चेक करेंगे मत पेटिकाओं को, क्या उसी प्रकार से जहां हमने साइन किया है, जहां हमारे सामने सील पैक हुआ था, वो वैसा है कि नहीं है। सबसे पहले होता है मत पेटिकाओं की जांच। उसके बाद उम्मीदवारों द्वारा मत पेटिकाओं का निरीक्षण करते हैं वो, कि जैसा था वैसा है कि नहीं। अगर कोई मत पेटिकाओं में गड़बड़ी पाई जाती है तो गड़बड़ी के संबंध में वो उम्मीदवार टिप्पणी करता है, उसका अभिकर्ता टिप्पणी करता है, और जो भी चुनाव में मतगणना हुई
वहाँ उसकी गोपनीयता रखी जाती है। किस प्रकार से गिनती हुई उसको जो भी अभिकर्ता वहां पर है उस प्रोसेस को कहीं भी बताएगा नहीं, वो गोपनीय रखा जाएगा। ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन है 1 2 वाला, जो जिस प्रकार से हमने लाइन से देखा मत बिटका होगी जहाज, तो यह बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। पंचायत चुनाव में नाम निर्देशन, पत्रों की छपाई और उनका मूल्य निर्धारण किसका दायित्व है? अब जो भी पंचायत चुनाव में नाम निर्देशन होता है, पर्चा छपता है छोटे छोटे चुनाव वोटिंग करने के लिए, उसका मूल्य निर्धारण कौन करता है, किसका दायित्व है? तो यह दायित्व भी जिला अधिकारी का है, क्योंकि पूरी जिले में पंचायत के चुनाव की जिम्मेदारी जिला अधिकारी का ही है। इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष 32 विभागों के कार्य चिन्हित कर पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव लाया गया? कौन सा वर्ष था जिसमें 32 विभागों के कार्य चिन्हित कर पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव लाया गया? तो वह साल था 1997। कौन सा साल था? 1997 में 32 विभागों के कार्य चिन्हित कर पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करने की सिफारिश की गई थी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया? कौन से आयोग का? विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया? तो ऑप्शन है हमारा 1995। 1995 में एक विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। देखते हैं अगले प्रश्न को। ग्राम सभा की कितनी कार्यकारिणी संस्थाएं होती हैं? तो ग्राम सभा में हमारी 2 कार्यकारिणी संस्थाएं होती हैं। तो कौन कौन सी हैं? तो पहला तो है ग्राम पंचायत और दूसरा होती है भूमि प्रबंधक समिति। पहला ग्राम पंचायत समिति और दूसरा भूमि प्रबंधक समिति। इसके अलावा देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे सामने, इसमें हमें असत्य कथन को देखना है। 4 ऑप्शन है, उसमें से एक गलत है। तो ग्राम सभा की किसी बैठक के लिए गणपूर्ति कोरम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 1/10 होती है। यह पहला ही गलत है। तो पहले में 1/5 होता है, जो भी कोरम होता है वो 1/5 होता है। तो पहला ऑप्शन गलत है और इस हिसाब से पहला ही सही है। ग्राम सभा की प्रतिवर्ष 2 बैठकें अवश्य होती है, सही है। ग्राम सभा की 2 कार्यकारिणी संस्थाएं होती है, ग्राम पंचायत समिति और भूमि पंजीकरण समिति। ठीक है, भूमि प्रबंधक समिति। इसके सदस्यों में गांव के सभी वयस्क पंजीकृत व्यक्ति होते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। तो हमने देखा जो पहला ऑप्शन है वो असत्य है, इसलिए जो ऑप्शन ए है वो सही आंसर होगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। मतदाता सूची का रख रखाव और संरक्षण किसके प्राधिकार में होता है? अब जो मतदाता सूची है, वोटर लिस्ट है, वो कौन रखता है और किसकी जिम्मेदारी है? जो निर्वाचन पंजीयन अधिकारी होता है हमारे जिले में, एक ऑफिस होता है पूरा चुनाव आयोग जैसा हमारे जिलों में, हर जिलों में होता है। तो उसमें एक निर्वाचन पंजीयन अधिकारी होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि मतदाता सूची का रख रखाव और संरक्षण वही निर्वाचन पंजीयन अधिकारी अपने कार्यालय में रखकर करता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। पंचायतों के सामान्य निर्वाचन की तिथियों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? जिला अधिकारी द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, निर्वाचन अधिकारी द्वारा या राज्यपाल द्वारा? तो आपको हमें बताना है जो भी चुनाव से संबंधित बातें होंगी, कब नामांकन होगा, कब क्या होगा, तिथि जो होगी, चुनाव का डेट होगा, सबकी निर्धारण करता है कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है, जो कि हमारे लखनऊ में स्थित है। उसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। नामांकन प्रस्तुत करने का दिनांक, स्थान व समय किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? अब जो ये मामला है ये कौन देखेगा? तो यह किसकी जिम्मेदारी हो जाती है? ये जिम्मेदारी हो जाती है हर जिलों के जिले अधिकारी की। कि देखिए आप उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव भी है वो कई चरणों में होता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग, अवध में अलग, पूर्वांचल में अलग, बुंदेलखंड में अलग, या जिस प्रकार से वो जिलों को बांट कर अलग अलग चरणों में पंचायत चुनाव कराते हैं। तो हर जिले के जो जिला अधिकारी डीएम होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है अपने हिसाब से वह नामांकन तिथि को रखें और नामांकन को संपन्न कराएं। तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को। पंचायत चुनाव से उम्मीदवारों से नाम वापस लेने का दिनांक, स्थान व समय कौन निर्धारित करता है? तो कौन निर्धारित करेगा?
नामांकन कराया जिला अधिकारी ने, तो उसके पंचायत चुनाव के जो भी नामांकन वापस लेना चाहता है उसकी भी दिनांक, स्थान और समय का निर्धारण जिला अधिकारी महोदय ही करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। जो 11वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है, उसकी बातें जो 29 विषय है किस अनुच्छेद में की गई है, तो जो हमारा अनुच्छेद 243(6) है, 243(6) है उसमें की गई है। मतलब 243G में की गई है। किस में की गई है? 243G में, आर्टिकल 243G में संविधान की 11वीं अनुसूची या 11th शेड्यूल की बात की गई है। आपने आज 20 क्वेश्चन देखा, कल भी हम 20 क्वेश्चन देखेंगे। इसी प्रकार हम डेली 20 क्वेश्चन देखते रहेंगे जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कुछ कमियां रह जाएं, गलती हो जाए मुझसे तो कमेंट करके जरूर बताइए। मैं भी आपका साथी हूँ। 66,691 बच्चों में मैं भी आपकी तरह तैयारी कर रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।